नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को रसल रघुवंशी का सादर स्वागत स्वीकार हो। इस रविवार हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020, जिसका हम माध्यमिक स्तर तक एक विश्लेषण करेंगे और उसके बाद की शिक्षा का विश्लेषण बाद में कभी किया जाएगा। साथियों, हमारे देश में हर 5 साल पर नई सरकार चुनी जाती है और उसके बाद हर साल लगभग नई टेक्नोलॉजी आती है। हर महीने महंगी गाड़ियों के नए मॉडल लॉन्च होते हैं और हर सप्ताह कोई न कोई महंगा मोबाइल लॉन्च किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा। इससे देश में हमको अपनी नई शिक्षा नीति को लाने में 34 साल लग गए। यह इस बात की तरफ आपका इशारा करती है कि हम अपनी शिक्षा को लेकर के कितने उदासीन हैं। साथियों, यह हमारे देश की ओवरऑल अब तक की तीसरी शिक्षा नीति आई है। इससे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी नई शिक्षा नीति 1986 में आई थी, जिसको अपडेट करने का प्रयास किया गया था 1992। इस प्रकार से कहा जाए तो ये हमारा जो शिक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से तीसरी शिक्षा नीति लाई गई है। इसकी जो मुख्य बिंदु जो सबसे ज़्यादा पसंद मुझे आया है कि अब इस मंत्रालय का नाम, जिसका नाम 1986 की शिक्षा नीति में एचआरडी मिनिस्ट्री या मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मैं इस बात का इसलिए वेलकम करता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मतलब होता है मानव के एक संसाधन के रूप में विकसित किया जाना, नहीं मनुष्य को शैक्षिक रूप से प्रबुद्ध नागरिक के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा मंत्रालय का जो नाम बदला गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया गया था पूरी शिक्षा की व्यवस्था को ऑब्जर्व करने के लिए, कोठारी कमीशन 1964 में, उसने अपने रिकमेंडेशन में 1966 में कहा था कि हमें अपने देश की संपूर्ण जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। लेकिन अभी तक 3 से लेकर के 4.5% तक मैक्सिमम हमारी सरकारों ने शिक्षा पर व्यय किया। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में हमने प्रतिबद्धता दोहराई है, प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम 6% तक अपने जीडीपी का शिक्षा पर व्यय करेंगे। ये तो रही बाहरी मोटी बातें। आइए अब मूल्यांकन करते हैं इस शिक्षा की नीति पर। इस शिक्षा को हमने 4, 5 + 3 + 3 + 4 के मॉडल में बांटा है। पहला जो 5 साल बच्चों के लिए होगा उसे फाउंडेशन स्टेज या बुनियादी शिक्षा का नाम दिया गया, बुनियादी स्तर का नाम दिया गया है। जो अगले 3 साल होंगे, जो कि स्टेज 3 से स्टेज 5 तक जाएंगे, उनको प्रिपरेटरी स्टेज या तैयारी स्तर रखा गया है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्तर जो कि क्लास 6 से क्लास 8 तक होगा, उसका नाम रखा गया है मिडिल स्टेज या मध्य स्तर। उसके बाद 9 से लेकर के 12 तक का स्तर जो है उसका नाम रखा गया है माध्यमिक स्तर या सेकेंडरी स्टेज। इन स्टेजों में सबसे पहले हम बात करेंगे बुनियादी स्तर या फाउंडेशन स्टेज की। बुनियादी स्तर पर अब तक क्या होता था, बच्चों का स्कूलों में क्लास 1 से एडमिशन 6 साल की उम्र में माना जाता था। उससे पहले की जो प्री प्राइमरी एजुकेशन हुआ करती थी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती थी, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा के रूप में या हमारे पूरे शिक्षा के ढांचे में औपचारिक स्थान नहीं मिलता था, उसमें हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की कक्षाओं को रखते थे। लेकिन अब क्या किया गया, हमारी आंगनवाड़ी की जो शिक्षाएं हैं या फिर अन्य प्राइवेट विद्यालयों द्वारा दी जाने वाली जो नर्सरी स्तर की या प्री प्राइमरी स्तर की परीक्षाएं, आपके जो पढ़ाई है उसे औपचारिक दर्जा दे दिया गया है। अब इसको जोड़ करके 1 और +2 के साथ जोड़ करके आप नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक का एक 5 साल का स्टेज डेवलप की गई है। इसमें बच्चों को बुनियादी ज्ञान दिए जाएंगे और उसके मूल्यांकन के लिए हमारे जो एनसीईआरटी है उसको यह पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य दिया गया है कि वह प्रारंभिक बचपन, देखभाल और शिक्षा नाम से एक पाठ्यचर्या विकसित करेगा, जिसका ऑब्जर्वेशन, जिसका मूल्यांकन हमारे देश के 4 मंत्रालय मिलकर करेंगे, जिसमें से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ आदिवासी मामलों के मंत्रालय, 4 मंत्रालय इस पाठ्यचर्या का मतलब पहली स्टेज बुनियादी स्तर की परीक्षा और पढ़ाई पर नज़र रखेंगे। उसके बाद जब बच्चा क्लास 3 में आएगा तो उसका एक मूल्यांकन किया जाएगा, जिस मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी और साथ ही साथ एससीईआरटी और समाज के अन्य प्रबुद्ध और सामाजिक संगठनों द्वारा। इसका नाम रखा गया है प्रारंभिक भाषा एवं संख्यात्मक ज्ञान।
मतलब बच्चा क्लास 3 में आने से पहले उसके पास क्या भाषा का ज्ञान है और साथ ही साथ उसके पास क्या बेसिक्स मैथमेटिक्स या प्रारंभिक गणित का ज्ञान है। इस आकलन के बाद उस बच्चे का क्लास 4 और क्लास 5 में उसकी स्टडी को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ NIOS जो है हमारा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वह कक्षा स्टेज 3, स्टेज 5 और स्टेज 8 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए राज्य ओपन स्कूलों के साथ मिलकर के एक व्यापक ढांचे का निर्माण करेगा और जिसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा। क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 या स्टेज 3 से लेकर स्टेज 5 तक बच्चों के लिए एक व्यापक पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बच्चों को विभिन्न विषयों से जोड़ा जाएगा। आप बच्चों को विज्ञान से, भूगोल से, इतिहास से, प्रारंभिक गणित से, इन विषयों से जोड़ करके उसको अपने सामाजिक वातावरण के से रिलेट करके उसके सार्वभौमिक या सार्वत्रिक विकास के लिए प्रयास किया जाएगा। और स्टेज 5 के बाद जब बच्चा प्रवेश करेगा अगली स्टेज में, जिसका नाम रखा गया मिडिल स्टेज या मध्य स्तर, क्लास 6 या स्टेज 6 में बच्चे को एक एक्सपोजर दिया जाएगा कि वह बुनियादी जानकारी या कोई ऐसी स्किल सीख सके जिससे कि आने वाले समय में यदि उसे रोज़ आगे पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर सकता है तो वह उन स्किल के बल पे, उस कौशल के बल पे अपने जीवन को सम्मानजनक तरीके से जी सके। तो स्टेज 6 से लेकर के स्टेज 8 तक बच्चों को बहुत सारे वोकेशनल कोर्स करने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें वह अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से वह विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीख सकता है, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और संस्कृत, फारसी भाषाओं को रखा गया है। और साथ ही साथ वह कोई स्किल सीख सकता है, जैसे कारपेंटरी हुआ, कंप्यूटर कोडिंग हुआ या फिर अन्य प्लम्बरिंग वगैरह बहुत सारे रोजगार प्रदत्त या कोर्स को वह क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक सीख सकता है। तो इस प्रकार से जब बच्चा इन सारे गतिविधियों को, स्किल्स को लेकर क्लास 8 पास आउट होगा तो उसका प्रवेश होगा आपकी अगली स्टेज में, जिसका नाम रखा गया सेकेंडरी स्टेज या माध्यमिक स्तर। अभी तक क्या होता था, बच्चे 10वीं में जाकर के बोर्ड एग्जाम दिया करते थे और 12वीं में उनका अगला बोर्ड एग्जाम होता था। यह नियम हटाया नहीं गया है, इस नियम को अभी भी कंटिन्यू किया गया है, बरसत के स्तर को कम कर दिया गया है। अब क्लास 10 में बच्चा बोर्ड एग्जाम देगा, क्लास 12 में बच्चा बोर्ड एग्जाम देगा, लेकिन इसके मूल्यांकन को, इसके परिणाम को संपूर्ण के रूप में न मान करके पूरी पढ़ाई का एक भाग माना जाएगा। जैसे अभी तक क्या होता था, बच्चों का योगात्मक मूल्यांकन हुआ करता था, जिसे CCE पैटर्न कहा जाता है, कम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इस पैटर्न को हटा दिया गया है। इस पैटर्न के बदले एक व्यापक पैटर्न लाने का प्रयास किया गया है, जिसका नाम परख रखा गया है। इस परख के अंतर्गत बच्चों का 360 डिग्री मूल्यांकन का प्रयास किया गया है, जिसका नाम रखा गया है परफॉर्मेंस एनालिसिस रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम रखा गया है। तो साथ ही साथ इस प्रकार से बच्चों को स्वमूल्यांकन का मौका इस पैटर्न के अंदर दिया जाएगा कि बच्चा खुद से मूल्यांकन कर सके कि वह अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है। ये एक बहुत सकारात्मक और बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि जब हम जीवन में जाते हैं तो हमें सारा मूल्यांकन अपना खुद से करना होता है। एक स्टेज के बाद हमारा परिवार, हमारा समाज हम पर नज़र रखता है, लेकिन हमें समय समय पर अपना खुद का मूल्यांकन करना आना चाहिए कि आखिर हम कहाँ ठहरते हैं। इसके अलावा वह अपने साथियों के साथ, जो उसके पीयर्स हैं, जो उनके क्लासमेट्स हैं, उसके माध्यम से बच्चे का मूल्यांकन किया जाएगा उनको आधार पे, और शिक्षक और अन्य लोगों के माध्यम से एक व्यापक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है, जो कि एक आदर्श के रूप में तो बहुत बेहतरीन लगता है, लेकिन व्यवहार में कैसे उतरेगा तो आने वाला समय बताएगा। इसके बाद एक और जो सबसे रिवोल्यूशनरी एक्सचेंज या परिवर्तन किया गया है, जो लाया गया, उसमें तो अभी तक क्या होता था, जब बच्चा 10th पास करता था तो उसे स्ट्रीम में डाल दिया जाता था, मतलब 3 पाइपें कह दिया जाए, बना दी जाती थी। ये 3 रास्तों में से किसी एक रास्ते में तुमको चलना है, या तो तुम कॉमर्स में जाओ, या तो तुम साइंस में जाओ, या तो आर्ट्स में जाओ। अब इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब एक बच्चा यदि फिजिक्स में इंटरेस्टेड है और साथ साथ हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो वह दोनों को मिला करके पढ़ सकता है। वह केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ सकता है, वह साइकोलॉजी के साथ बायोलॉजी पढ़ सकता है। तो ये जो स्वतंत्रता है बच्चों को एक नैसर्गिक प्रतिभा को विकसित करने में उसका बड़ा योगदान देगी। तो इस प्रकार से 12वीं तक की शिक्षा में बच्चों को एक बात और जोड़ी गई है, वह कई विदेशी भाषाओं को भी सीख सकता है, जिसमें स्पेनिश है, फ्रेंच है, इस प्रकार की
अन्य भाषाओं को सीख सकता है। और जो पहला हमारा ड्राफ्ट आया था उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट अभी आया है उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज को हटा दिया गया है। ये चाइनीज़ लैंग्वेज हटाना एक मैं समझता हूँ स्ट्रेटजिक रूप से एक हमारा कमज़ोर पक्ष है, क्योंकि हमारा चाइना से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन यदि हम उसकी भाषा को सीखेंगे तो हमारे लिए वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करना और कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। यह नहीं होना चाहिए था कि चाइनीज़ लैंग्वेज होनी चाहिए थी मेरे विचार की से। और अगला स्टेज जब हम अब बात करते हैं, अब तो हमने स्कूलिंग की बात की, अब इसके बाद आइए समझने का प्रयास करते हैं शिक्षकों के लिए क्या है। शिक्षकों के लिए इसमें इस पैटर्न में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि शिक्षक का जो रिक्रूटमेंट होगा, जो भर्ती होगी, वह एक राष्ट्रीय स्तर पर होगी और उसमें विभिन्न प्रकार के शिक्षकों के मापदंडों को पर पास आउट करना होगा, जिसका सारी जिम्मेदारी NCTE नेशनल टीचर्स की जो संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों के प्रशिक्षण और शिक्षण के लिए, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ शिक्षकों का जो आफ्टर रिक्रूटमेंट या भर्ती के बाद जो उनका प्रमोशन होगा, जो प्रोन्नति होगी, उसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तय करने की बात की गई है, जिसके आधार पर शिक्षक NCTE के ऑब्जर्वेशन में, NCERT के ऑब्जर्वेशन में और SCERT के ऑब्जर्वेशन में उसका मूल्यांकन किया जाएगा। उसी के आधार पर उसका प्रमोशन तय किया जाएगा। इसके बाद स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया गया है। इस प्रकार से यह जो स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, यह सभी विद्यालयों का मूल्यांकन करेगी, उनका एक कैटेगरी बनाई जाएगी और जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। इस प्रकार से हर विद्यालय का एक स्कूल स्तर पर गुणात्मक मूल्य आकलन तथा साथ ही प्रत्यानयन संरचना का गठन किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यानयन संरचना के माध्यम से विद्यालयों की रेटिंग की जाएगी कि किस विद्यालय को किस रेटिंग में रखा जाए। ओवरऑल ये छोटा सा ड्राफ्ट था, एक छोटा सा मेरी तरफ से प्रयास किया गया था आपको नई शिक्षा नीति को माध्यमिक स्तर तक समझाने का, जिसमें से यदि कोई बात समझ में ना आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ यदि मेरा प्रयास, मेरा यह आपकी तरफ से मेरी तरफ से किया गया जो मेरा थोड़ा सा प्रयास है, यदि आपको पसंद आया हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जागरूकता में लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं रसल रघुवंशी आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों से विदा लेता हूं। पुनः मुलाकात होगी अगले रविवार तक। तब तक आप सभी लोग खुश रहे, खुशहाल रहे, आबाद रहे और साथ ही साथ इस भयानक बीमारी कोरोना से अपने आप को बचा के रखें, अपने परिवेश को बचा के रखें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।